आप सभी को टीचर सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम नज़दीक है और आपको बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करनी है इतने कम समय में। तो सबसे बेस्ट एंड ऑथेंटिक सोर्स जो है वो क्या है, आपका एनसीईआरटी की बुक है। तो हिंदी का प्रिपरेशन के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की बुक से आपको ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट कराएंगे। साथ ही हिंदी का जो भोकाब वाला सेक्शन है, यानी कि हिंदी का जो शब्दार्थ वाला सेक्शन है, जो मुहावरे आएंगे, जो अपोजिट वर्ड सिनोनिम्स वाले सेक्शन है हिंदी का, वो भी आपका इस एनसीईआरटी के थ्रू क्लियर हो जाएगा और बहुत ही कम समय में, जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है। और हम मानते हैं कि केवीएस पूरा जो है आपका सिलेबस को फॉलो करती है और एनसीईआरटी को बेस बनाकर ही सारे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक को आप स्किप नहीं कर सकते। तो चलिए पूरा आज कंप्लीट करते हैं। आज का जो सीरीज़ है इसमें कंप्लीट मैराथन सीरीज़ है, जिसमें आपको क्लास 8 का जो हिंदी बुक है और क्लास 8 के हिंदी बुक में जितने भी हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस सेशन में कंप्लीट बन रहिएगा तो एक बार में आपको रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो आप भटकते रह जाएंगे और एग्ज़ाम तक आपका कोई तैयारी नहीं होगा। और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी आपको जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे, उससे रिलेटेड बात किया जाएगा और उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट के साथ लाया जाएगा आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें क्या बात किया गया है, इसमें एक कहानी दिया गया है और उसी कहानी से आपको ग्रामर को रूल को भी समझाया गया। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया कि बदलू जो है पहला कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं और इससे हम लोग ग्रामर भी आएंगे ही। एनसीईआरटी का खूबसूरती है कि बदलू को जो है किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है, वो क्या कहता है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पंक्तियाँ जो है बदलू की दो मनोदशा को दर्शाती है। कितनी मनोदशा को? दो मनोदशा को सामने लाती है, जिसमें उसका दूसरा पंक्ति में क्या उसकी मन की पीड़ा है, जिसमें व्यंग्य भी शामिल है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। तो यहाँ आपको ग्रामर की कॉन्सेप्ट देखने को मिल रही है कि हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य से बोले गए वाक्यों के अर्थ जो होती है सामान्य नहीं होती है। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर आप एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके आप लिखिए। ठीक है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये था आपको समझाने के लिए पहले की कहानी। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर ग्रामर की रूल है कि बदलू जो है कहानी की दृष्टि से पात्र है। अगर आप इस कहानी की दृष्टि से बदलू नाम को देखेंगे तो क्या है, वो एक पात्र है। बट जब आप भाषा की बात करते हैं यानी कि हम लोग व्याकरण की बात करते हैं तो इसकी दृष्टि से बदलू क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। आपको समझ में आ गया कि संज्ञा में क्या क्या टर्म रहती है? किसी व्यक्ति की नाम रहती है, किसी स्थान की नाम पाई जाती है संज्ञा के अंदर में, कोई वस्तु की नाम रहती है, कोई विचार दिया हुआ रहती है, अथवा उसमें भाव का प्रकट होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप संज्ञा को पहचान पाएंगे। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग संज्ञा को कितना भेदों में बांटा गया है? 3 भेदों में बांटा गया है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये भी अगर क्वेश्चन में आपका आ जाए कि संज्ञा के कितने प्रकार है तो आप यहाँ लिखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग संज्ञा के कितना भेद है? 3 भेद है। पहला हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे किसी नाम का, किसी व्यक्ति के नाम, तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। जैसे लला हो गया, रज्जो, आम, कांच, गाय, ये सारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेकेंड जो संज्ञा का टाइप है वो है जातिवाचक संज्ञा। जैसे किसी चरित्र की हम लोग बात करते हैं, स्वभाव की बात करते हैं, वजन की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं, तो इस प्रकार से चीज़ें जो है वो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा में आती है। फिर आपका आती है भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता हो गया, नाजुक, प्रसन्नता। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये आप याद रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि प्रसन्नता किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपको ऑप्शन में क्या टिक मारना है कि भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है, तो सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। आप समझ पा रहे हैं ना कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा केवीएस में, एनसीईआरटी बुक से किस प्रकार से क्वेश्चन उठाएगा। कोई भी आपको एग्जाम्पल ले लेगा यहाँ से कि चरित्र किस प्रकार की संज्ञा है, तो चरित्र आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो ये जितने भी भाववाचक संज्ञा है इसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही कोई वजन है, ना ही आकार। जैसे कि सुंदरता बोल रहे हैं हम लोग, तो सुंदरता में ना तो कोई व्यक्ति है, ना इसमें कोई आकार है, ना कोई वजन है, बट हम लोग इसकी अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव होता है। तो इस प्रकार के संज्ञा को हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आपको यहाँ संज्ञा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
आप देख पा रहे होंगे कितना आसानी से संज्ञा का जो कॉन्सेप्ट 2 आपको क्लियर हो जाएगा। बट आप बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो में जाएंगे तो आपको बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, जो कि पीआरटी के एग्ज़ाम के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, और सबसे ऑथेंटिक सोर्स में जो लिखा है उसी को आप मान के चलिएगा। अब देखिए यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट आपके लिए आया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि गाँव की बोली में कोई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। जैसे हम जो हिंदी बोल रहे होंगे या आपके साइड में जो हिंदी का उच्चारण होता होगा उसमें डिफरेंस आएगा, ड्यू टू द रीजनल डिफरेंस। क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ये डिफरेंस देखने को मिलती है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी देश है और भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में बहुत सारी भाषा बोली जाती है, और मदर टंग भी बहुतों का अलग अलग होता है। जैसे मेरा मदर टंग अलग है, आपका मदर टंग अलग हो सकती है, तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीलैंग्वेजिज्म, यानी आप जो पेडागोजी में पढ़ रहे होंगे इसके बारे में। तो कहानी में बदलू क्या है, वक्त को क्या बोलता है, बखत बोलती है। क्या बोलती है, बखत। उम्र को क्या बोलते हैं बदलू, वहाँ पर वय या आयु को उम्र कहते हैं। क्या कहता है, उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्द खोजिए, ठीक है, ये आप खोज लीजिएगा। अब हम लोग शब्दार्थ पर चलते हैं, जिससे आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी सेक्शन के, आपका केवीएस से गारंटेड है ये। जैसे चाव को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। तो ये क्या आपका समानार्थी शब्द है। क्या है, ये सारा समानार्थी शब्द दिया हुआ है यहाँ से। तो आप खोज रहे होंगे 500 समानार्थी शब्द, 1000 समानार्थी शब्द, तो यही सब समानार्थी शब्द आपको देखने को मिलेगा आपको केवीएस के एग्जाम में। फिर है सलाख का मतलब होता है सिलाई, धातु की छड़। मुंगरी का मतलब क्या होता है, गोल, मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, उसे हम लोग मुंगरी बोलते हैं। पैतृक मतलब क्या होती है, पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत मतलब होती है माल की बिक्री। फिर पगड़ी का मतलब क्या होती है कि सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा, उसे हम लोग पगड़ी बोलते हैं, जिसे पाग भी कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पाग का मतलब क्या होता है, और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और फिर आपको बताना क्या है। तो पाग का मतलब क्या होता है, पगड़ी होता है। फिर है मरहम पट्टी का मतलब होता है जख्म का इलाज, यानी घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। फिर होता है मचिया। आप लोग अगर गांव घर से बिलोंग करते हैं तो मचिया ज़रूर देखे होंगे और मचिया पर ज़रूर बैठे होंगे। तो बैठने के उपयोग में आने वाले सुतली आदि से बनी छोटी चौकर खाट को हम लोग मचिया बोलते हैं। सबके घर में होगा भी ये चीज़। जो लोग शहर में है, शहर के बच्चे, उन लोगों को मचिया नहीं पता होगा। विनिमय मतलब होते हैं कि वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, तो हम लोग उसे बोलते हैं विनिमय। फिर है मुखातिब मतलब होती है देख कर बातें करना, तो उसे हम लोग बोलते हैं मुखातिब। फिर डलिया मतलब बाँस का बना एक छोटा पात्र होती है, ये भी गांव में आपको देखने को मिल जाएगा। डलिया में सब्जी वगैरह रखा जाता है। फवना मतलब होते हैं सजना या शोभा देना। नाजुक मतलब होते हैं कोमल। कसर मतलब होते हैं घाटा पूरा करना या कमी। तो आपको इस जो फर्स्ट चैप्टर से इतने सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। अब हम लोग सेकंड चैप्टर में जाएंगे और फिर और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और सीखेंगे। अब हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, जो चैप्टर 2 में आपको देखने को मिला है कि इसमें क्या बात किया गया है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है हरे हरे पुष्प, जिसमें एक ही शब्द की जो होती है 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, यानी कि शब्द की रिपीटेशन हुई है। तो इस प्रकार के वाक्य में, जैसे यहाँ पर इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में बात किया गया था हरे हरे ये पात, तो यहाँ हरे हरे जो शब्द युग्म है किसके लिए यूज किया गया, पत्तों के लिए यूज किया गया। किसके लिए यूज किया गया, पत्तों के लिए। और आप जानते हैं पत्ता क्या एक संज्ञा है, क्या एक पत्ता एक संज्ञा है। तो हरे हरे क्या हो जाएगा, तो जो चीज़ संज्ञा का विशेषण को बताए, संज्ञा के गुण बताए, तो उसे हम लोग बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, विशेषण। तो हरे हरे यहाँ पर क्या है, विशेषण है। तो इस प्रकार की चीज़ कब लागू होती है, यानी कि इस प्रकार की चीज़ कब वाक्य में प्रयुक्त होती है, इसके लिए जो रूल है वो रूल आपको हम बताते हैं अब। तो ऐसा प्रयोग तब होता है, यहाँ से आप देखेंगे कि ऐसा प्रयोग तब होता है जब कर्ता या विशेष्य जो सेंटेंस में, यानी कि वाक्य में जो कर्ता है या जो विशेष्य है वो अगर एक वचन में हो, किस वचन में हो, एक वचन में हो, और जो कर्म किया जा रहा है यानी कि जो क्रिया हो रही है या जो विशेषण दिया गया है वो अगर बहुवचन में है, तो इस प्रकार से हम लोग एक ही शब्दों की 2 बार क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 3 बेर खाती तो वे 3 बेर खाती है। तो यहाँ जो क्रिया की बात की गई है, यानी खाना का बात किया गया है, जो क्रिया है आपका वो बहुवचन में है, किस में है, बहुवचन में है। बट आपका जो कर्ता है यानी कि जो खाने वाला है वो तो एक ही आदमी है, वो तो एक ही व्यक्ति है, यानी कि वो किस में है, वो एक वचन में है। किस में है, वो एक वचन में है। तो इस प्रकार की चीज़ें जब यूज होता है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यमक अलंकार। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से देखेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य आपको देखने को मिलेगा
जैसे रह रह कर हो गया, लाल लाल हो गया, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो आपको केवीएस में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है इस सेक्शन से? इसमें आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें यमक अलंकार है। क्या है? किसमें यमक अलंकार है। तो आपको ये एग्जाम्पल सब याद रखना है। जब एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो तो उसे हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। या वो कॉन्सेप्ट हम बता दें कि क्रियाकर्ता वाला, कि कर्ता जो होगी किस में होगी, वो एक वचन में होगी, बट जो क्रिया होगी क्या होगी, वो बहुवचन में होगी। तो उस प्रकार वाक्य में प्रयोग करके भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है, इसलिए ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आपके सामने लाया गया। जैसे घड़ी घड़ी हो गया, और मैक्सिमम चांस ये सारे आपको यहीं से उठा के दे दिया जाएगा कि रातों रात में कौन सी अलंकार पाई जाती है, या रातों रात कोई वाक्य में प्रयोग कर दिया जाएगा रातों रात को, और पूछेगा कि इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया, तो इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे कोमल, चलिए इसको मिटा देते हैं। कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पात, ये क्या है? विशेषण है। क्या? ये सारे विशेषण है। गात का आगे कोमल लगा तो कोमल क्या है? विशेषण है। बसंत के आगे क्या लगा? मृदुल लगा तो मृदुल क्या है? यहाँ पर विशेषण है। ये जो पात है यानी पत्तियाँ, उसके आगे हरे हरे लगा तो हरे हरे क्या? विशेषण है। यहाँ पर विशेषण क्या है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो ऊपर दिए गए जितने भी वाक्यांश है, जैसे गात हो गया, वसंत हो गया और पात, ये शब्द विशेष्य है। क्या? ये विशेष्य है, यानी कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। क्योंकि इनकी जो विशेषता है, यानी कि क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे, इन शब्दों से क्या हो रही है? ज्ञात हो रही है। अब हिंदी विशेषणों को सामान्यतः कितने प्रकार माना गया है? 4 प्रकार। पहला हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुणों की बात की जाती है। फिर परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें परिमाण की बात किया जाता है। फिर संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हम लोग संख्याओं की बात किया जाता है। और फिर आती है आपकी सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग इसका भोकाब वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। भोकाब में क्या किया आपको यहाँ पर 5, 6, 7, 8 बहुत ही बेहतरीन शब्द दिया गया है। पहला मृदुल, मृदुल का मतलब होती है कोमल यानी कि सॉफ्ट। पात का मतलब होती है पत्ता। गात, देखिए गात आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो गात का मतलब क्या होती है? शरीर। तो ये आपको केवीएस में पूछ दिया जा सकता है कि गात का मतलब क्या होती है, तो आपको याद रखना क्या होती है? शरीर होती है। ये सबको पता होगा। निद्रित मतलब सोया हुआ। प्रत्युष, प्रत्युष का मतलब प्रातःकाल होती है। क्या होती है? प्रातःकाल। तो प्रत्युष का समानार्थी शब्द क्या हो गया? प्रातःकाल हो गया। तंद्रालस, तंद्रालस मतलब हो गया नींद से अलसाया हुआ। लालसा, लालसा मतलब होते हैं कुछ पाने की चाह, अभिलाषा या इच्छा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लालसा। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर और आगे बढ़ते हैं सेशन में। ये जो सेक्शन अब आपके सामने है, इस सेक्शन के थ्रू आपको कारक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपका हूबहू बनने के चांसेस है। पहला आप यहाँ नोटिस करेंगे तो 3 शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा। एक है बस। क्या है? बस। ब और स मिलकर बनी है आपका बस। फिर एक है व और स मिलकर बनी है वस। क्या है? वस। और फिर एक मिली है ब और स मिलकर के बस। तो ये तीनों शब्द आप सुन रहे होंगे, तो तीनों का जो उच्चारण है वो एक प्रकार के लग रही है, बट तीनों का जो मीनिंग है, भिन्न अर्थ जो है वो अलग अलग है। जैसे आपका ये वाला जो बस है, इसका अर्थ है सवारी। जो आप बस से जाते हैं, BUS बस इंग्लिश में, जिससे आप सवारी करते हैं, तो ये बस का मतलब हो गया, बस हो गया आपका। बट ये वाला जो बस है, इसका मतलब होते हो गया आप किसी के अधीन है। आप किसी के अधीन, कोई आपको वश में कर लिया तो आप किसी के अधीन है आपके। फिर ये वाला जो बस होता है, इसका मतलब हो गया बस काफ़ी हो गया। अब हम काफ़ी खा लिए, खाना जब हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो काफ़ी हो गया, तो इसका मतलब होती है पर्याप्त यानी कि काफ़ी। जैसे बस से चलना होगा तो हम लोग ब और स का प्रयोग करेंगे। मेरे वश में नहीं है तो मेरे वश में नहीं है तो व और स का प्रयोग करेंगे। अब बस करो तो ब और स की प्रयोग करेंगे। अब हम लोग कारक के कॉन्सेप्ट को इससे हम लोग लिंकअप करेंगे और कारक के कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगे। सबसे पहली बात, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस जो है सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो इस वाक्य में आपको जो मोटे अक्षर में दिख रहा है ने, की और से, ये जो होती है वाक्यों के 2 शब्दों के बीच क्या कर रही है? संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसे हम 5 मित्रों ने तय किया,
तो दो शब्दों के बीच क्या किया, एक संबंध, एक रिलेशन स्थापित किया। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। तो कारक आपको समझ में आ गया कि जो वह चीज़ जो दो शब्दों के बीच क्या करे, संबंध स्थापित करे, उसे हम लोग कारक कहते हैं। तो इस तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए हम लोग कभी कभी की का भी प्रयोग करते हैं। दो वाक्यों को जब हम लोग एक साथ जोड़े तो की का प्रयोग करके हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ से आपको कारक किसे कहते हैं ये हम समझ रहे हैं कि आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग नीचे कुछ शब्द को देखेंगे जहाँ से हूबहू क्वेश्चन बनने के चांसेस है। जैसे आप इस वाक्य को देखेंगे, जैसे यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टोटल कर वह रेंग रही थी। तो दिए गए वाक्य में जो सरकना शब्द है और रेंगना है, ये क्या है आपसे पूछा जाएगा, ये किस क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है। तो ये दोनों चीज़ सरकना और रेंगना क्या है, क्रिया है। क्या है ये, क्रिया, वर्ब है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछेगा आपको केवीएस में। देखिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा लिया आपको, और आप नहीं पढ़ेंगे तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट एक सेंटेंस देखेंगे, दूसरा वाक्य देखेंगे कि कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। तो यहाँ पर देखिए जो बचे जो शब्द है, बच जो शब्द है उसका अलग अलग प्रकार से दो बार प्रयोग किया गया। पहले बार जो बचे है ये सुरक्षा की दृष्टि से प्रयोग किया कि कांच गिरा हुआ कहीं तो हम लोगों को चोट ना लग जाए। दूसरा वाला जो प्रयोग किया गया है, कांच बहुत कम बचे थे, तो पहला वाला जो प्रयोग किया गया वो प्रयोग किया गया आपका शेष का अर्थ में। किसका अर्थ में, शेष, यानी कि अब थोड़ी ही बची है। दूसरा बार जो बचना लिखा हुआ उसका अर्थ सुरक्षा के अर्थ में, यानी कि आपको उस कांच से बचकर चलना है। तो एक ही शब्दों का आप लोग देख रहे हैं कि दो अलग अलग प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रही है हमको कि आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट क्लास शब्द दे दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि ये इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, वो विशेषण है। क्या है वो, विशेषण है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी विशेषण है। तो फर्स्ट जो है आपका क्या दर्शाती है, एक संख्या, यानी कि पहला। तो फर्स्ट आपका किस प्रकार का विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण है फर्स्ट। तो आप समझ में आ गया। ये फर्स्ट क्लास आपको लिख के दे दिया जाएगा कि फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट है वो कौन सी विशेषण है। तो फर्स्ट जो है आपका संख्यावाचक विशेषण है। उसी प्रकार से जैसे महान आदमी में जो है आपका कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया, तो यहाँ आदमी क्या है, संज्ञा है, बट यहाँ महान है, यानी उस आदमी का विशेषण बता रही है कौन, महान। तो महान कौन सा विशेषण आपका, तो ये आपका आंसर देना है। तो महान आपका कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस विशेषण से किसी का गुण का पता चले तो हम लोग उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिससे हम लोग को संख्या का बोध हो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। अगर आप पहली बार व्याकरण पढ़ रहे हैं तो भी आपको बहुत ही चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग चलिए शब्दार्थ वाला पार्ट कर लेते हैं। जैसे निमित्त का मतलब क्या होता है, तो निमित्त का मतलब होता है कारण या साधन। गोता मतलब होता है डुबकी लगाना। इत्तेफाक मतलब क्या होती है, संजोग होती है। बियाबान का मतलब होती है जंगल या उजाड़ खंड। अंत्योष्टि मतलब होते हैं मृतक का कर्म या दाह कर्म हो गया। प्रयाण मतलब क्या होती है, प्रस्थान या मरना। बेताबी मतलब होती है बेचैनी। तो ये जो शब्द दिख रहे हैं इनमें से जो इम्पोर्टेंट शब्द हमको दिख रही है वो है बियाबान। क्या दिख रही है, बियाबान। 30 शब्द को आप लोग नोट कर सकते हैं, ये एग्जाम में आपका आने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और आज ही जो है आपका क्लास 8 का कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आपके पास जो है इन चीज़ों को आप टाल मटोल करते रहें। तो चलिए, ये जो आपका चैप्टर है इसमें ज़्यादा व्याकरण नहीं था, तो इसलिए सीधा हम क्या शब्दार्थ को लेकर आए आपके पास। शब्दार्थ क्या है, जैसे हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व। हस्ती का क्या मतलब होती है, अस्तित्व। आलम का मतलब होता है दुनिया या माहौल। स्वच्छंद का मतलब होती है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वालों को हम लोग स्वच्छंद बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर से आपको जो संधि वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट संधि से रिलेटेड शब्द भी मिल जाएगा जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में। पहला आपको देखना है कि प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ अगर हम लोग पत्र शब्द को जोड़ देंगे तो कुछ नया शब्द बन जाता है। जैसे प्रशस्ति पत्र, तो पत्र के साथ हम लोग क्या जोड़ दिए है, प्रशस्ति, एक शब्द जोड़ दिए तो एक नया शब्द बन के तैयार हो गया, और वो क्या हो गया, प्रशस्ति पत्र। जैसे समाचार पत्र मतलब होती है लेटर, जो पहले के ज़माने में लिखी जाती थी। तो पत्र के साथ क्या जोड़ दिया, समाचार,
तो ये कौन सी चीज़ को दर्शा रही है? न्यूज़पेपर को, यानी कि समाचार पत्रों को। यानी कि शब्दों के साथ हम लोग नया शब्द जोड़ दिए तो एक तीसरा नया शब्द आपका बन के तैयार हो गया। कॉन्सेप्ट को देखिए कैसे क्लियर कर रही है एनसीईआरटी की बुक। बहुत ही बेसिक लेवल सबको समझा के आपको गुड़ से गुड़ कॉन्सेप्ट को भी आपको आसान बना देती है। जैसे यहाँ पर एक शब्द आपको व्यापारिक, अब व्यापारिक शब्द जो है कैसे बनी है? व्यापार के साथ आप क्या जोड़ दिए है? एक प्रत्यय जोड़ दिए है, तो क्या बन गई है? व्यापारिक बन गई है। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुई स्वर संधि का। किसका? स्वर संधि का। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले जो परिवर्तन होती है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र, रविंद्र में रवि युक्त इंद्र, तो रवि, तो रवि, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रवि, हम जैसे रवि बोल रहे हैं तो आपको एक स्वर दिख रहा होगा, यह हो गया आपका स्वर। फिर आप देख रहे होंगे इंद्र, तो इंद्र में भी आपको पहला ये है। तो दो स्वर मिलकर के आपका रविंद्र बना। क्या बना? रविंद्र। यानी दो स्वर मिलके आपका यहाँ आपका क्या बन गया? ये आपका संधि हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब आपका, इसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि की और उदाहरण खोज कर लिखिए, इसे आप पढ़ेंगे। मुख्य रूप से स्वर संधियाँ 4 प्रकार की मानी गई है। कितना प्रकार की? 4। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहला होती है दीर्घ स्वर संधि, फिर होती है गुण स्वर संधि, फिर होती है वृद्धि स्वर संधि, और फिर होती है यन स्वर संधि। तो स्वर संधि जो आपका कितना प्रकार हो गया? 4 प्रकार हो गया। अब आपको यहाँ पर और कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाते हैं। देखिए यहाँ पर हस्र या दीर्घ जो होती है, जैसे आपको दिख रहा होगा, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। हस्र या दीर्घ अ ई उ के बाद हस्र या दीर्घ अगर अ ई और उ आए तो ये आपस में मिलकर दीर्घ आ ई और या उ बनाती है। इसी कारण इस संधि को हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह युक्त तो आलय बनकर क्या बनी? संग्रहालय। तो आपको हुबहू देखने को मिल सकती है एग्जाम में संग्रहालय का संधि विच्छेद। तो संग्रह युक्त तो आलय होती है संग्रहालय का। महात्मा का, ये एक इम्पोर्टेंट है महात्मा। तो महायुक्त तो आत्मा जोड़कर क्या बनी? महात्मा बनी। अब चलिए हम लोग शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ में आपको दिख रहा होगा कुछ बेहतरीन शब्दार्थ। इसको छोटा कर देते हैं, छोटा में आपको दिक्कत हो सकती है देखने में, चलिए बड़ा रहने देते हैं। तो पहला है आपका अजीबोगरीब। तो अजीबोगरीब का मतलब क्या होती है? अनोखा, यूनिक, स्पेशल। प्रशस्ति पत्र का मतलब होती है प्रशंसा पत्र, कंपनी वगैरह में दिया जाता है। आप भी जब केवीएस में जॉब करेंगे और कुछ बेहतर करेंगे तो आपको मिलेगी क्या? प्रशस्ति पत्र, जिसके मतलब होती है आपको प्रशंसा किया गया। एसएमएस मतलब होती है लघु संदेश सेवा, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। मुस्तैद का मतलब होती है तत्पर, एक्टिव। दस्तावेज का मतलब होती है प्रमाण संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र। सिलसिला, सिलसिला का मतलब होती है आरंभ होना, यानी रास्ता खुलना आपका। अहमियत, अहमियत का मतलब होती है महत्व। गुडविल, गुडविल का मतलब होता है सुनाम, यानी अच्छी छवि। अब और नीचे जाएंगे और हम लोग कुछ देखेंगे इम्पोर्टेंट। और क्या आपका, जैसा आपका है हरकारा, हरकारा का मतलब होती है दूत या डाकिया, संदेश पहुंचाने वाला। ठीक है, तो हरकारा ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ सकती है हरकारा शब्द का शब्दार्थ। तो हरकारा की मतलब क्या होती है? दूत, डाकिया या संदेश पहुंचाने वाला। हैसियत मतलब दर्जा, आलीशान मतलब शानदार। ये आपका एक इम्पोर्टेंट है। ढानी, क्या है ये? ढानी। अस्थाई निवास को हम लोग ढानी कहते हैं, यानी कि कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो तो उसे हम लोग ढानी कहते हैं। आवाजाही मतलब होती है आना जाना। तह मतलब होती है गहराई, यानी कि तह तक जाना। हम लोग बोलते हैं ना कि आप इतना बढ़िया से पढ़िए कोई भी कॉन्सेप्ट का, उसका तह तक जाए, यानी कि उसको गहराई तक जाना। तो ये चैप्टर का भी आपका जितने भी ग्रामर था वो हम क्लियर करवा दिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब देखिए इस चैप्टर में वोकैब दिया गया, ओनली शब्दार्थ दिया गया हुआ, तो शब्दार्थ को आपको समझाते हैं। पाचना, तो आप जब भी कोई शब्द को पढ़ रहे हैं तो आपको शब्द की जो शब्दार्थ का ओरिजिनल मीनिंग वर्तनी पर आप ध्यान देंगे। वर्तनी, तो बाचना मतलब होती है पढ़ना, स्वस्वर पढ़ना। जैसे हम पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ के आपको समझा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? बाचना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? बाचना कर रही है। आंकना, आंकना का मतलब होती है अनुमान करना, यानी आकलन करना, अनुमान करना। पांख, पांख मतलब होती है पंख या पर। सौरभ, सौरभ मतलब होती है सुगंध या सुवास। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। देखिए सेशन लंबा हो रही है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी हुई कविता को आपको पढ़कर सुना रही है ताकि आपके अंदर मोटिवेशन जाग जाए।
और ये कविता आपके लिए मोटिवेशन जरूर ला देगा। कविता क्या हो गई? कदम मिलाकर चलना होगा। यानी कि बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आपका केवीएस का एग्ज़ाम नज़दीक है, यानी कि आपके पास जो बाधा है, आपके पास जो प्रलय घिर आई है, तो उससे आपको डरना नहीं है। पाँव के नीचे चाहे आपका अंगारा आ गए हो, आपके सिर पर आगे ज्वालाएं बरस रही हो, फिर भी आपको हंसते हंसते चलना होगा। तभी एक केवीएस रूपी जो आपके पास जो ऑप्शन, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है, इस अपॉर्चुनिटी को आप गेन कर सकते हैं, यानी कि इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कहानी, यानी कि आपके अंदर इतना देर में मोटिवेशन आ गया होगा। अब हम लोग फिर से ग्रामर के रूल्स को देखेंगे, हिंदी ग्रामर को, जो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए 20 दिन बचा हुआ है। और इस 20 दिन में आपको इतना बढ़िया से तैयारी करना है कि सारी चीज़ें आपको, कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर। तो पहला बात कि दो शब्दों के मिलने से क्या बनती है? समास बनती है। यानी कि इससे आपको कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली है? समास की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। तो समास कैसे बनता है? दो शब्दों के मिलने से आपका समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? समास का एक प्रकार है। इसमें इसका जो दोनों शब्द है ना, वो प्रधान होती है। द्वंद्व समास का आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे चरम परम, ये क्या है? चरम और परम से मिलकर बनी है चरम और परम। तो चरम और परम ये दोनों ही क्या है? प्रधान है। दोनों ही क्या है? प्रधान, कोई गौण नहीं है। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में क्या होगा? उसका द्वंद्व होगा, यानी कि स्पर्धा होगी, होड़ लगी होगी। जैसा भी केवीएस के एग्जाम में होड़ लगी हुई है, आपका जो कंपटीटर है वो भी क्या है? प्रधान है, और आप भी प्रधान है। तो दोनों के बीच क्या होगा? स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगी, होड़ होगी, होड़ होने की संभावना होगी। तो इस प्रकार के समाज को हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समाज। तो कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जिसका एग्जाम्पल जैसे चरम और परम मिलकर बना चरम परम। भीरू और बेबस, तो भीरू बेबस। दिन और रात, दिन और रात मिलकर बनी है दिन रात। और के साथ आए शब्द को जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। तो द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर आप लिख सकते हैं, यानी कि आप इन सारे एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ शब्दार्थ देख लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का है। जैसे यहाँ पर धर्म भीरू शब्द का प्रयोग किया गया। तो धर्म भीरू का मतलब होती है जिसे धर्म छूटने का भय हो, यानी कि अधर्म से डरने वाला को धर्म भीरू कहते हैं। पर्दाफाश का मतलब होता है भेद खोलना या दोष प्रकट करना। उजागर यानी कि कोई चीज़ का पता चल जाना, प्रकट हो जाना, प्रकट करना। गंतव्य का मतलब होती है स्थान, जहाँ किसी को जाना हो तो हम लोग बोलते हैं गंतव्य स्थल या गंतव्य स्थान। ढांढस मतलब होती है दिलासा या धीरज देना। जैसा अभी केवीएस का एग्ज़ाम नज़दीक है तो सभी आपको ढांढस दिला रहे होंगे कि तैयारी करते रहो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब हम लोग देखेंगे कि जो क्षेत्रीय विशेषताएं है, रीजनल डिफरेंसेस है, जिसके बारे में हम पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बात किए कि बोलचाल की जो क्षेत्रीय भाषाएं है उसमें जो है उच्चारण में क्या हो जाती है? परिवर्तन होती है। जैसा आप यहाँ वाणी शब्द को नोटिस करेंगे, वाणी है, बट हम लोग क्या बोल जाते हैं इसको? बानी, बानी बन जाता है। जैसे मन से हम लोग बोलते हैं मनवा रे, मनवा आदि हो जाता है। तो उच्चारण के परिवर्तन से क्या होती है? जो बर्तनी होती है वो भी बदल जाती है। यानी कि अगर आप उच्चारण में परिवर्तन कर देंगे व्याकरण में, तो उसका बर्तनी में भी क्या हो जाएगी? बदलाव हो जाएगी। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट थी कि उच्चारण के परिवर्तन से बर्तनी भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। अब हम लोग कुछ शब्दार्थ देख लेंगे। ज्ञान जैसे हो गया, ज्ञान की मतलब क्या होती है? जानकारी, यानी कि इन्फॉर्मेशन। म्यान मतलब होती है तलवार रखने का कोष। तो ज्ञान और म्यान, तो यहाँ से आपको दो समझ में आ रहा, चीज़ें अलग अलग है ये। गारी मतलब होते हैं गाली अपशब्द होती है। कर मतलब होती है हाथ। दहु मतलब होती है 10, तो 10 का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे आप। दहु मतलब होती है 10। दिशि मतलब होती है दिशा। बहुत सारे क्षेत्रीय जगह पर दिशि शब्द का यूज होता है। सुमिरन का मतलब होती है ईश्वर के नाम का जप, यानी भक्ति का एक प्रकार, स्मरण। दुहेली का मतलब होती है दुख में पड़ा हुआ या कष्ट साध्य। बैरी का मतलब होती है दुश्मन। आपा मतलब होती है अहंग। तो आप इस प्रकार से हम लोग लगभग 10 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके। आपका क्लास 8 का जो बसंत वाला हिंदी का बुक है उसका लगभग हम लोग 10 चैप्टर हम लोग कर लिए। इसमें कितना कम समय में कर लिए? लगभग आपको आधा घंटा लगा।
आधा घंटे में आपको सारे कॉन्सेप्ट भी समझा दिए, इतने सारे भोकाब कंप्लीट करा दिए। आप कोई भी पेड क्लास चले जाए, कहीं भी चले जाइए, आपको इतना फास्ट, इतना स्पीड तरीके से कहीं भी नहीं समझाया जा रहा होगा। आप जो केवीएस के एग्ज़ाम को प्रक्रिया को आप समझेंगे तो प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आपको समझना होगा कि ज़रूरत क्या है। ज़रूरत है आपको एनसीईआरटी को क्लियर करने को, बार बार आपको एनसीईआरटी को पढ़ने को। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लिए तो आपका केवीएस क्लियर हो जाएगा। दैट्स रिटन, आप इसको रिटन में लिख कर ले सकते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी को बेहतर ढंग से कर लिए सारे सब्जेक्ट का तो आपका केवीएस क्लियर हो जाएगा। तो बाकी चीज़ों में आपको पढ़ना ही क्यों है। आप आराम से एनसीईआरटी का बुक उठाए, वहाँ से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। एनसीईआरटी में सारा चीज़ दिया हुआ, कॉन्सेप्ट प्लस बुक, उसका जो आपको क्वेश्चन आंसर, आपको हो सकता है हुबहू ये ना पूछे, बट यहाँ से अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे तो वहाँ से आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, और आशा करते हैं कि आप लोग भी तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे होंगे और केवीएस का जॉब आप ले कर ही रहेंगे।